Hello and welcome to Bimochan IAS. This is the series of Geography optional and we are doing Climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of the last class, which is Atmospheric Circulation. इस टॉपिक का नाम मैंने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन 1 क्यों रखा है, रीजन बिहाइंड इट। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कोरियोलिस फोर्स और आइसोथर्म्स के बारे में बताया था। ठीक है, मतलब मेरा प्रॉपरली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, बट वो पार्ट इसी का था। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो एक्चुअल में अपना एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। अब 1 क्यों रखा है, ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। इसको कवर करने के लिए 2.5 आवर्स से लेकर 3 आवर्स लग जाते हैं, बट ऑन यूट्यूब ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशंस। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसको नंबर ऑफ लेक्चर्स में बांट दिया है। जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ ट्राई करें कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के जैसे ही मेरे ये तीनों वीडियोस आ जाते हैं उस टाइम पे सारे एक साथ देख लें। हाँ, अगर जो डेली पढ़ रहे हैं तो वो लोग एक एक से ये चीज़ देख सकते हैं, उनका टाइम भी बचेगा काफ़ी, 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम हो गया टॉपिक 4A, ऐसी B और C आएगा। आज के टॉपिक में मैं जो कवर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस और मैकेनिज्म। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली। अब कई लोग बोलेंगे कि अरे ये तो सिलेबस में है ही नहीं है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डायरेक्टली दिया ही नहीं है। भाई देखो, सिलेबस देख लो, सिलेबस के अंदर जो रेड वाला पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ और जो येलो वाला पोर्शन है वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखो, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। समझ में आई नहीं वाली बात। कई लोगों ने PYQ देखे होंगे, बोल रहे होंगे अरे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। तो भाई ये देख लो कि सिलेबस के अंदर तो है। अब आप बोलोगे कि ओवरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन नहीं करा, ये देखो पेपर 2 का भी है। आपने बोला, अब आप बोलोगे कि मेरा सबसे पहले बात है कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड बात बोल रहा हूँ मैं, और मैं बोल रहा हूँ कि ओवरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो मेरे PYQ आप लोग देखोगे 45 ईयर्स में ओनली जो क्वेश्चंस आए हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के ऊपर वो आए हैं ट्राईसेलुलर मॉडल से। देखो, सब जगह ट्राईसेलुलर मॉडल से ही क्वेश्चंस आए हैं। अब आप बोलोगे कि तो आप ये सिग्निफिकेंस मैकेनिज्म क्यों करा रहे हो, द रीजन बिहाइंड इट, ये आप लोगों का बेसिक है। एटमॉस्फेरिक जो है आप लोगों का बेसिक है। इसकी नॉलेज के बिना आप लोगों को ना तो विंड सिस्टम समझ में आएगा, ना ही आप लोगों को साइक्लोन समझ में आएंगे, ना ही आप लोगों को सीधा सीधा सी समझ में आएगा, और ना ही आप लोगों को और भी फिनोमेना क्लाइमेटोलॉजी के समझ में आएंगे। ये आप लोगों के पिलर्स हैं। समझ में आया ना, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो हो गया वो पिलर है। अब इसका भी पिलर कौन कौन सी चीज़ें हो गई थी अपनी, इंसोलेशन हो गया था आप लोगों का, प्रेशर बेल्ट हो गया था आप लोगों का। ये सब चीज़ें क्या हो गई आप लोगों के नॉर्मली पिलर्स है। तो ये पिलर्स आप लोगों को करनी पड़ेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि मैं ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो नॉर्मली आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आप सॉल्व करके आ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सॉल्व ना कर पाओ। कोई भी कैसे भी लैंग्वेज में पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आप सिर्फ इसके पॉइंट्स लिखाना, उसी से काम हो जाएगा। और नॉर्मली सिग्निफिकेंस अगर मैं इस चीज़ का लिख रहा हूँ तो यही सिग्निफिकेंस आपके विंड सिस्टम में, प्रेशर बेल्ट में, आइसोथर्म में सब जगह यूज कर पाओगे। समझ में आने वाली बात। तो स्टार्ट करें अपन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को जब इंसोलेशन बता रहा था उसी टाइम पे मैंने आप लोगों को हीट बजट बताया था। मैंने क्या बताया था कि जब हम लोगों की अर्थ जो होती है उस पर जो मेरा इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर वाला रीजन है, दैट मीन्स, ओ सॉरी मैं PYQ पे आ गया, स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स इक्वेटर वाला रीजन है, दैट मीन्स क्या होगा, मेरी जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स के इधर वाला पूरा हिस्सा, ये ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। समझ में आया ना ये वाली बात, नीचे वाला। तो अब ये जो ट्रॉपिक्स है, ये यहाँ पर मेरी क्या होगी, हीट सरप्लस होगी, है ना। और ये जो ऊपर जो पोल वाला इलाका है वो वहां पर मेरी हीट डेफिसिट होगी। याद रखना, कई लोग बोलते हैं, मेरे पास मेल आए हैं 2-3, उसमें बोला गया कि सर आप तो हमें डायग्राम्स तो सजेस्ट ही नहीं करते कि कैसे डायग्राम बनेगा। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, वही डायग्राम आप लोगों को यूज करके आना है। समझ में आने वाली बात। तो ये क्या हो जाएगा, हीट डेफिसिट हो जाएगी ये, और ये हीट सरप्लस हो जाएगी। अब जो हीट सरप्लस है, अगर मेरी मान लो सर्कुलेशन नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, तो क्या होगा, मेरा ये ट्रॉपिक्स वाला इलाका है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, टू हॉट हो जाएगा। और जो ऊपर वाला जो पोल वाला इलाका है वो मेरा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को सर्कुलेट करने के लिए, मतलब हीट को
रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि हीट कहाँ से आ रही है, अपनी सन से आ रही है, तो हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक ग्लोबल विंड सिस्टम बन चुका है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ग्लोबल विंड सिस्टम बन चुका है, और इसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल विंड सिस्टम हीट और मॉइस्चर को ट्रॉपिक्स और पोल के बीच में क्या कर रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। तो अर्थ जो है ना वो सरप्लस एनर्जी लेता है अपने इक्वेटर के ऊपर और डेफिसिट लेता है किसके ऊपर, पोल्स के ऊपर। तो सर्कुलेशन जो होता है ना, इस जो पूरे जो सर्कुलेशन होता है ना वो बिल्कुल हीट इंजन के जैसे वर्क करता है। अब ये हीट इंजन नाम किसने दिया, उस नाम दिया है हांस ने। याद रखना, हांस ने, दिमाग में रखना ये चीज कि हीट इंजन इज द कंसेप्ट ऑफ द हीट इंजन ऑफ द एटमोस्फियर। हांस का कंसेप्ट ऑफ द हीट इंजन द हांस ने दिया है हीट इंजन। समझ में आया ना ये वाली बात, कि जिस तरीके से वो सर्कुलेट करेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे ये तो सर आपने दोबारा से बता रहे हो, प्रेशर बेल्ट हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइम पे, आप लोगों ने बताया नहीं भाई। प्रेशर बेल्ट पे मैंने कहाँ पे बात बताई थी, मैंने बताई थी केवल हॉरिजॉन्टल बात। भाई पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन होता है ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर इस तरीके से सेल्स बनते जाते हैं। तो याद रखना कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ना पूरा का पूरा विंड सिस्टम तैयार हो गया, जिसके कारण हम लोगों का रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है हीट और मॉइस्चर। याद रखना, इसके बिना क्या होगा, इक्वेटर बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा और पोल जो होंगे वो फ्रीज हो जाएंगे। हेंस सर्कुलेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट। सर्कुलेशन जो है वो क्या हो गया, आपका वर्ल्ड क्लाइमेट का फाउंडेशन हो गया। अब समझ में आई कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं नॉर्मली। अब देखो फ्लो चार्ट आप बना के आ सकते हो। तो इक्वेटर जो है वो सरप्लस होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगी, है ना। पोल जो होंगे वहां पे डेफिसिट होगा, तो वो बैलेंस करेगा उस चीज को। समझ में आई ना ये वाली बात, मतलब इक्वेटर की हीट किधर जाएगी, अपनी पोल की तरफ जाएगी। और लेकिन एक्चुअल में थोड़ी यार, एक्चुअल मैंने क्या बताया था कि हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है, विंड की, है ना। तो हाई प्रेशर किधर होता है, जहां पर आप लोगों का कोल्ड होता है, और लो प्रेशर किधर होता है, जहां आप लोगों का हॉट होता है। बट कन्वेक्शन के कारण, मतलब ये क्या होगा, आपकी जो हवा है ना वो हॉट एयर जो है ना वो ऊपर उठेगी, उसके कारण ये चीज हो रही है। तो ये चीज में जब आपको ट्राई सेलुलर मॉडल बताऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा। अभी आप लोगों का टारगेट क्या है, आप लोगों को केवल सिग्निफिकेंस और मैकेनिज्म देखने हैं। इंट्रो समझ में आ गए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं सिग्निफिकेंस। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट मीन्स सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का, वो समझते हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों का, ए पॉइंट है, इस तरीके से मैं बता देता हूँ। ए पॉइंट है हीट बैलेंस। क्या है पहला पॉइंट, हीट बैलेंस। भाई एनर्जी जो है ना वो रिडिस्ट्रीब्यूट होती है किसके कारण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के कारण। तो एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा किस तरीके से वर्क करता है, हीट इंजन की तरह वर्क करता है। ये किसने बोला, हांस का कंसेप्ट था ये। बाय ट्रांसफरिंग सरप्लस हीट फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। तो सरप्लस जो हीट है ना वो इक्वेटर से पोल की तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। रीडिस्ट्रीब्यूट बोल सकते हैं, ट्रांसफर बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। इस सर्कुलेशन के बिना पता है क्या होगा, आपका जो इक्वेटर है ना वो लगभग 14 डिग्री सेल्सियस तक हॉट और ज्यादा हो सकता है, उसका टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। और जो पोल है ना वो 25 डिग्री कोल्डर हो सकता है, मतलब -25 डिग्री और नीचे जा सकता है टेम्परेचर, जो कि स्कॉट जो कि कहाँ पे हुआ है, हेल्ड और सोल्डन में 2006 में हो चुका है। समझ में आया ना। नाउ एग्जांपल देख लो, हेडली सेल ट्रांसपोर्ट 30 to 40% ऑफ द हीट पोलवर्ड। अब देखो, अब ये कौन से सेल्स होते हैं वो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, कल एग्जैक्ट बताऊंगा। अभी बस आप नाम दिमाग में रखो, और अभी मैं थोड़ा सा जब आपको डायग्राम दिखा दूंगा ना उसी टाइम पे थोड़ा सा आइडिया ले लेना। कल इसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि हेडली सेल क्या होता है, पोलर सेल क्या होता है कि नहीं है। तो हेडली सेल जो होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हेडली सेल 30 से 40% जो हीट होगी ना वो पोलवर्ड क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी, और जो बाकी की जो रेस्ट है ना वो मिड लैटिट्यूड की वेस्टर्लीज में आ जाएगी, है कि नहीं है। बाकी की जो है मिड लैटिट्यूड की वेस्टर्लीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ देखो, सेकेंड इज वेट, हाँ हीट बैलेंस हो गया। नाउ बेसिस ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन, जब बी ले लो, ठीक है, ये बी पॉइंट है। सर्कुलेशन एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। सर्कुलेशन क्या करेगा, ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर देगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रेनफॉल और टेम्परेचर जोन, रेनफॉल और टेम्परेचर जोन। इक्वेटर पे क्या है, जहां तक रेन फॉरेस्ट है। अब देखो, अब ये आप बोलोगे कि अरे ये कहां से एकदम से उठ के आ गया, हमें कैसे पता कि इक्वेटर पे रेन फॉरेस्ट है। भाई जब हम लोग कोपन की क्लासिफिकेशन देखेंगे क्लाइमेट में ही,
क्लाइमेटोलॉजी अभी भाग तो नहीं रही ना, अभी अपन कर रहे हैं ना क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ दी जोन्स देखेंगे, क्लाइमेटिक जोन्स देखेंगे, किस किस के, कोपन के, तयवर्दा के, तो सबके देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इक्वेटर के ऊपर हम लोगों के रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग ए एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो अभी माइंड में ये चीज रखो। अब आप सोच रहे होंगे स्टार्टिंग में क्यों रखो भाई, जब धीरे धीरे आप लोगों के नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आप लोगों के बार बार रिपीट होगी ना ये चीजें, तो दिमाग में रखना कि हम लोगों का ये सर्कुलेशन एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल और टेम्परेचर जोन को। अब जैसे इक्वेटर पर क्या मिल रहे हैं आप लोगों के, रेन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, जो कि कोपन ने एएफ से डिनोट किया है, समझ में आया। 30 डिग्री लैटिट्यूड पे आप लोगों को डेजर्ट देखने को मिलते हैं, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे आप लोगों को डेजर्ट देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग BWH से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B कैपिटल W स्मॉल h। भाई अभी याद नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने बस नोट्स में ये लिख लो, जब हम लोग ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आप लोगों को ऑटोमेटिक सब कुछ याद हो जाएगा। एग्जाम्पल सहारा और थार, ड्यू टू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेडली सेल, मतलब यहाँ पर क्या होता है, हेडली सेल में यहाँ पर डिसेंड होती है हवा, तो वो ऐसा तो है नहीं है कि वो होगी, क्योंकि ऊपर से डिसेंड होती है। देखो यहाँ से मेरी हवा उठी, ये है मेरा हेडली सेल, इसको बोलते हैं हेडली सेल। तो देखो अगर मैं यहाँ पर टॉप व्यू की जगह साइड व्यू देखूँ तो इक्वेटर से मेरी हवा ऊपर उठेगी, फिर इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, और ऐसे ही यहाँ से मेरी हवा ऊपर उठेगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी, लेकिन डिसेंड कहाँ हो रही है, यहाँ पे। दैट मीन्स मेरा पूरा मॉइस्चर जो था वो तो यहाँ पे खत्म हो गया है कि नहीं है, तो यहाँ पर मेरा मॉइस्चर ही नहीं है। समझ में आया ना ये वाली बात, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर मेरा मॉइस्चर ही नहीं है, डिसेंड हो रही है, तो इसीलिए ये वाले इलाके में मुझे क्या देखने को मिलते हैं, डेजर्ट देखने को मिलते हैं 30 डिग्री के ऊपर। ये देख रहे हैं ना, येलो येलो टेम्परेट जोन जिसको बोल रहे हैं, वो आप लोगों का डेजर्ट इलाका है। समझ में आया ना ये वाली बात। और ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, आप लोगों का पूरा मॉइस्चर यहाँ से नीचे से जा रहा है, तो यहाँ पे मॉइस्चर ही नहीं है, तो कोई मॉइस्चर अगर नहीं होगा तो बारिश कैसे होगी। समझ में आया ना, ये मैं आप लोगों को आगे और बताऊंगा, ऐसे नहीं है, ये बस आपको इंट्रोड्यूस कर दिया इस चीज के बारे में। मिड लैटिट्यूड साइक्लोनिक रेनफॉल, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, डायग्राम, ट्राई सेलुलर मॉडल, क्लाइमेट जोन, ट्राई सेलुलर मॉडल प्लस क्लाइमेट जोन का आप लोग क्या करोगे, डायग्राम बना दोगे। देखो एक तो ये हो गया आप लोगों का क्लाइमेट जोन वाला, एक आप लोग ये बता दोगे, मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पर हीट सबसे ज़्यादा होगी वो क्या होगी, मेरी टॉरिड जोन होगी, जहाँ पर थोड़ी सी कम होगी वो टेम्परेट जोन होगी, जहाँ अपना फ्रिजिड होगा इलाका वो अपना क्या होगा, फ्रिजिड जोन होगा। समझ में आया ना ये वाली बात। चाहे वो अब ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया, नीचे वाला हिस्सा साउथ हो गया। जो मैंने आप लोगों को कब बताया था, जब मैंने आप लोगों को हीट डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। साथ में ये जो है आप लोगों का इस तरीके से बना के आ सकते हो, देखो पोलर जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल। अब जो फ्रिजिड जोन है ना उसको आप लोग पोलर जोन भी बोल सकते हो। तो टेम्परेट जोन, ट्रॉपिक जोन, ट्रॉपिकल जोन, ये पूरा ट्रॉपिकल जोन है ना अपना 30 से लेके 30 तक ट्रॉपिकल जोन हो गया। इस टॉरिड जोन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल जोन बोल रहे हैं। अब देखो जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, वहां पर क्या होगा, बारिश बहुत ज्यादा होगी। अपन जब ये क्लाइमेट पूरा समझेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। बायोलॉजी अपन लोग जब एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो और अच्छी ये चीजें समझ में आएंगी। तो समझ में आया, पहला क्या था, हीट बैलेंस करता है। दूसरा, बेसिस ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन। अब जब पूरा का पूरा वर्ल्ड का क्लाइमेट रीजन बांट दिए ना उसने कि किस तरीके आप लोगों को मिलते हैं। अब ट्राई सेलुलर मॉडल का भी डायग्राम इसमें के अंदर बना के सकते हो। देखो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूँ ये चीजें क्या होती है, फिर भी मोटा मोटा देख लो कि ये जो है हम लोग यहाँ पर हैं इक्वेटर पे। इक्वेटर पे क्या होता है, ITCZ होता है। और ये क्या होता है, प्रेशर, लो प्रेशर होता है कि नहीं है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, मेरा कन्वर्जेंस जोन होगा। क्या होगा, कन्वर्जेंस जोन होगा। इस तरीके से आएगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे क्या होता है, हैवी कन्वेक्शन होता है रेनफॉल का। तो देखो रेनफॉल हो रहा है, यहाँ पर ही अपना डायरेक्ट अपना सूरज पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा, 30 डिग्री पर जो डिसेंड करेगा तो ड्राई और स्टेबल लैंड होगा ये वाला, है ना। तो हाई प्रेशर बनेगा और डाइवर्जेंस जोन होगा। इस वाले जो पूरा जो बन रहा है ना, अब देखो नीचे से इस तरीके से, ये क्या है, ट्रेड विंड्स जा रही है यहाँ पर, तो नीचे से इस तरीके से जा रही है। देखो ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है ना, वो सब आप लोगों को क्या है, कोल्ड एयर है। जो आप लोगों को रेड दिखाई दे रही है वो आप लोगों की वार्म एयर है, ठीक है। तो जो पहला वाला क्या हो गया, ये हेडली सेल हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 30 तक। 30 से 60 तक आप लोगों को क्या हो गया, फेरल सेल हो गया। और 60 से 90 तक क्या हो गया, पोलर सेल हो गया। समझ में आया ना ये वाली बात, आई ना ये वाली चीज। अब मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे ये और अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अभी तो आप बस चाहो तो ये वाला डायग्राम आप डायरेक्ट
बना सकते हो। समझ में आया ना ये वाली बात। अब देखो मैं बोल बोल के बोल देता हूँ क्योंकि इसमें क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है, ये इंटरनेट से कॉपी किया था मैंने, अपने हाथों से नहीं बनाया क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत खराब है इस पर। देखो ये जो लिखा है, ये लिखा है कोल्ड एयर, ये लिखा है ड्राई एंड स्टेबल एयर, ये लिखा है ईस्टर्न ईस्टर्लीज, ये लिखा है नॉर्थ पोल, ये लिखा है हाई प्रेशर, ये लिखा है डाइवर्जेंस जोन 60 डिग्री, लो प्रेशर, कन्वर्जेंस जोन, हाई प्रेशर, डाइवर्जेंस जोन, लो प्रेशर, कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, समझ में आना ये वाली बात। ये हो गया ट्रेड विंड, ठीक है, ये हो गया अपना, ये हो गया अपना फेरल सेल, ये हो गया अपना पोलर सेल। यहाँ पर क्या होगी आप लोगों के, वार्म एयर होगी, तो वार्म एयर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स मीट्स द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल्स एट द पोलर फ्रंट कॉजिंग डिप्रेशन। समझ में आने ये वाली बात। एयर गेट्स डिफ्लेक्टेड नॉर्थवर्ड्स, ये लिखा हुआ है। हीट फ्रॉम द सन, ठीक है, ये लिखा हुआ है इक्वेटर पे आती है। समझ में आया ना। इससे आना आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया, आप लोग पॉज कर करके अपना डायग्राम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट बी हो गया। नाउ सी, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट एंड द विंड सिस्टम। देखो इसी के कारण आप लोगों का प्रेशर बेल्ट बन रहा है और विंड सिस्टम बन रहा है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के कारण। जैसे ग्लोबल विंड कौन कौन सी पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। ये प्रोडक्ट है आपके किसका, सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेशन ही नहीं होता, मतलब सर्कुलेशन मेरा पूरा ऐसा हो रहा है, तो ये वाला पार्ट तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसी का पार्ट होगा, तो बस वही चीज हो गई। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। इसको अपन लोग ट्रेड विंड को अपन क्या बोलते हैं, ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। सीजनल शिफ्ट ऑफ ITCZ भी इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि मानसून सिस्टम जो होगा ना, वो बेस्ट एग्जांपल है इंडियन मानसून का। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है ना, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो कि आप लोगों का साउथ वेस्ट मानसून विंड लेकर आती हैं, बनाती हैं। समझ में आने वाली बात। ये किसके कारण हो रहा है आप लोगों का, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के कारण। यही सिग्निफिकेंस है ओशन सर्कुलेशन लिंकेजेस। ओशन सर्कुलेशन लिंकेजेस की अगर मैं बात करूं, तो विंड जो है वो जनरेट करता है ओशन करंट को और रेगुलेट करता है क्लाइमेट को। जनरेट कर रहा है ओशन करंट को। अब ओशन करंट क्या होते हैं भाई, नॉर्मली आप कॉमन सेंस लगाओ, ऊपर क्या करेगी विंड, अगर मान लो यहाँ पर मेरा क्या है, पूरा जो ओशन वाटर है, ओशनिक वाटर है। अब नीचे मैंने क्या बताया था, स्पेसिफिक हीट जो होगी ना आप लोगों के वाटर की, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। दैट मीन्स उसको पूरा ठंडा या गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। अब मान लो ऊपर से मेरी गर्म हवाएं आ रही हैं, मान लो हॉट विंड्स आ रही हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ऊपर की सतह क्या हो जाएगी मेरी, गर्म हो जाएगी। दैट मीन्स इस गर्म वाले इलाके को, अब ये गर्म हो गई, अब ये वाला जो गर्म वाला पानी है वो हॉरिजॉन्टली मूव, हॉरिजॉन्टली क्या होगा, वो मूव करेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, कोल्ड वाटर आ जाएगा, इसके पास वाला जहां पर मेरा कोल्ड वाटर होगा वो इसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये अपना ऊपर हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हॉट वाटर है, पास का जो कोल्ड वाटर है ना, उसके ऊपर इसको फैलने की कोशिश करेगा। तो जो मेरा कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है, वो क्या जाएगा, नीचे जाएगा। दैट मीन जैसे जैसे मेरा हॉट होता जाएगा, मेरा सर्कुलेशन वर्टिकली चलता चला जाएगा। समझ में आने वाली बात। ये चीज मैं और एक्सप्लेन करूंगा जब मैं ओशनोग्राफी आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप बस मोटा मोटा ये समझ लो कि ये जो विंड जो है ना, वो जनरेट कर रही है आप लोगों का क्या, ओशन करंट को जनरेट कर रही है। और जो आपका जो रेगुलेट कर रहा है, क्या रेगुलेट कर रहा है, आपका क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहा है। अब आप कई लोग बोलेंगे कि ये मैंने आधा क्यों बताया, मैं रुक गया हूँ बोलने पे, क्योंकि अगर मैं ये बताने के लिए बैठ गया तो मेरे को 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे इस वीडियो में बनाने में। समझ में आई ना। नॉर्मली ये वर्टिकल सर्कुलेशन का, वाटर का जो वर्टिकल सर्कुलेशन जो हो रहा है ना, उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, ओशन करंट्स बोलेंगे। समझ में आने वाली बात। एग्जाम्पल के तौर पर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होगी ना, वो ड्राइव करती है पेरू करंट को, जो कि कोल्ड करंट होते हैं, जिससे क्या होगा, आपका एटाकामा डेजर्ट जो होगा बनेगा। एक बात बताओ, एक इलाका है, यहाँ पर अगर मेरे कोल्ड करंट हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर मेरा टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा का मतलब मेरे यहाँ पर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बहुत कम होगी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अगर कम होगी, दैट मीन्स यहाँ पर मेरी बारिश होगी ही नहीं, क्योंकि मेरे एयर के अंदर वाटर ही नहीं है, तो कितना बारिश होगी, होगी नहीं, क्योंकि कोल्ड करंट के कारण यहाँ की एयर ठंडी है। एयर ठंडी है तो वाटर को भी क्या नहीं करेगा, कंडेंस नहीं करेगा। कंडेंस नहीं करेगा तो मेरी एयर के अंदर वाटर नहीं होगा। मेरी एयर के अंदर वाटर नहीं होगा तो वहां पर मेरी बारिश भी नहीं होगी। इसीलिए जो पेरू करंट के कारण क्या होगा, मेरा एटाकामा डेजर्ट बन गया।
समझ में आई नहीं ये वाली बात? और मैं जब आगे और बताऊंगा तो और समझ में आएगी ये चीजें। एग्जाम्पल, वेस्टर्ली जो होती है ना वो ड्राइव करती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को, कीप्स यूरोप वार्म। अब वेस्टर्लीज जो होंगी ना वो, अब वेस्टर्लीज क्या होती है, वही वाली बात ऊपर जो आ गया मिडिल एटीट्यूड के अंदर, मिडिल एटीट्यूड में वेस्टर्लीज हो गई, दैट मीन्स वो क्या कर रही हैं आप लोगों के अटलांटिक ड्रिफ्ट कर रही हैं और यूरोप को गर्म रख रही हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है, जब मैं कोरोलिसिस फोर्स बता रहा था। इन्फ्लुएंस ऑन द एग्रीकल्चर एंड द ह्यूमन लाइफ, नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस CDE, दिस इज ई, ठीक है, देख लेना वो नंबर मिस्टेक हो गई है। तो आप क्या कर रहा है, आप लोगों के एग्रीकल्चर और ह्यूमन लाइफ पर ये इफेक्ट कर रहा है। अब देखो इंडिया के अंदर ही देख लो, मानसून अब होगा तो इसका मतलब मानसून से क्या होगा आप लोगों का क्या बने। मैं तो इंडिया का एग्जांपल बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का जो है रेनफॉल पैटर्न डिसाइड करता है, जिसके कारण आप लोगों का एग्रीकल्चरल बेस बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन मानसून जो है ना वो 60% इंडियन एग्रीकल्चर को फीड करता है। एग्जाम्पल, साहिल ड्रॉप लिंक टू द ITCZ अनोमलीज, ठीक है। नाउ ग्लोबल ट्रेड एंड नेविगेशन को भी ये हेल्प करता है। हिस्टोरिकल ट्रेड रूट डिपेंड ऑन द ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज, ठीक है। हिस्टोरिकल ट्रेड रूट जो है ना वो पूरा का पूरा ट्रेड विंड पर और वेस्टर्लीज पर डिपेंड करता था। एग्जाम्पल, वास्को डिगामा जो थे और अरब ट्रेडर्स जो थे उन्होंने मॉनसून रिवर्सल का यूज करके नेविगेशन किया था। समझ में आने वाली बात। क्लाइमेट हैजार्ड एंड डिजास्टर्स की बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसके कारण आ रहे हैं, ड्रॉट्स इसके कारण हो रही है, फ्लड्स एंड सर्कुलेशन भी इसी से लिंक है। समझ में आने वाली बात भाई, अगर ये नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, तो आप लोगों का ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी नहीं आएंगे, ड्रॉट्स भी नहीं आएंगी, फ्लड्स भी नहीं आएंगे और सर्कुलेशन भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, साइक्लोन एम्फान, एग्जाम्पल के तौर पर 2020 में साइक्लोन एम्फान आया था बे ऑफ बंगाल में, ड्राइवन बाय द स्ट्रॉन्ग PGF, ठीक है, स्ट्रॉन्ग PGF प्लस कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है। PGF का मतलब होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब देखो, अब आप बोलोगे कि ये चीज क्या होती है भाई, नॉर्मली प्रेशर से ही तो डिपेंड करता है, मैंने कहा था ना प्रेशर से ही सब कुछ चीजें होती हैं। अब ये चीज जो है ना वो मैं कल के वीडियो में जैसे आप लोगों को फोर्सेस बताऊंगा ना तो उसमें आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा, तो कल का वीडियो भी मिस मत करना, ये सब चीजें आपसे लिंक हो गई है। कोरियोलिसिस फोर्स मैंने आप लोगों को बताई था, डिफ्लेक्शन वाली बात समझ में आई ना ये वाली बात, मैं इसीलिए इसको यहाँ पर टच नहीं कर रहा हूँ। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिसिस फोर्स के कारण आप लोगों का साइक्लोन एम्फान आया था बे ऑफ बंगाल के अंदर। समझ में आया ना। एग्जाम्पल, एनसो एल नीनो साउथ ऑसिलेशन इवेंट कॉज्ड बाय दी वॉकर सर्कुलेशन डिसरप्शन। अब जो वॉकर सर्कुलेशन क्या होता है, जब मैं एल नीनो नानीना बताऊंगा तो उसी टाइम पे आप लोगों को बता दूंगा, मानसून के टाइम पे बताऊंगा, जब मैं मानसून कराऊंगा ना उस टाइम पे ये सारे फिनोमिना बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे मानसून के ऊपर सबसे ज्यादा ये चीजें इफेक्ट करती हैं इसीलिए, ठीक है। तो अब मोटा मोटा ये समझ लो कि जो हम लोगों का पेरोवियन आइलैंड है और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बीच में प्रेशर के कारण हम लोगों के सर्कुलेशन में चेंजेस हो जाता है और हम लोगों का कभी हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाली एनोमलीज आ जाती है, तो इंडिया के मानसून पर वो इफेक्ट करता है, वही होता है हम लोगों का एनसो। तो ऑस्ट्रेलियन बटरफ्लाइज और पेरोवियन फ्लड्स इसी चीज के कारण होती है। समझ में आया ना मोटा मोटा। अभी बस ये चीज समझ लो, नॉर्मली आप लोगों को नोट्स बनाने हैं ना, और जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना और आगे दूंगा, लेकिन मोटा मोटा आप लोगों को हिंट देता जा रहा हूँ। ज्योग्राफी और इकोलॉजी में भी ये इफेक्ट करता है। सर्कुलेशन डिसाइड करता है बायोम डिस्ट्रीब्यूशन को। एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना इक्वेटर के ऊपर, टुंड्रा जो है पोल के ऊपर, और डेजर्ट जो है सब ट्रॉपिक्स के ऊपर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना वो है इक्वेटर के ऊपर, टुंड्रा जो है पोल के ऊपर, और डेजर्ट जो है सब ट्रॉपिक्स के ऊपर। हम्बोल्ट जो है 19वीं सेंचुरी CE में लिंक था किससे, वेजिटेशन जोन से, टू सर्कुलेशन एंड द हीट बैलेंस। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी। क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी भी देता है और वेरिएबिलिटी भी इसी पर इफेक्ट करती है। मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर जो है 0 डिग्री मतलब अपना इक्वेटर के इलाके में जो ट्रॉपिक्स का इलाका है वहाँ पर जो क्लाइमेट जो होता है ना बहुत वेरिएबल होता है, और जो 30 डिग्री वाला इलाका होता है ना जहाँ पर डिसेंड होती है वहाँ पर मेरा क्लाइमेट जो होगा वो स्टेबल हो सकता है। नाउ रेडिएशन बैलेंस मेंटेन्ड बाय द सर्कुलेशन प्रिवेंट द एक्सट्रीम्स, बट सर्कुलेशन चेंजेस, जैसे चेंजेस होगा तो क्या होगा, इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी आएगी, एनसो होगा, ठीक है, और NAO होगा, नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन। समझ में आया ना ये वाली बात। एग्जाम्पल, IPCC AR6 की रिपोर्ट के मुताबिक
हेडली सेल ने एक्सपांड किया, वो हेडली सेल जो है ना वो एक्सपांड हो रहा है पोलवर्ड की तरफ। अब ये बोलोगे हेडली सेल फेरल सेल क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगा। नॉर्मली आप लोगों ने डायग्राम बना के देखा था कौन कौन से फेरल सेल हेडली सेल होते हैं, वो ये चीज समझ जाओ कि इनने क्या बोला कि हेडली सेल जो है वो पोलवर्ड साइड में एक्सपांड हो रहा है। सब ट्रॉपिकल ड्राई जोन्स ऑल्सो शिफ्ट करेगा। ऑब्वियस ही बात है, हेडली सेल अगर शिफ्ट होगा दैट मीन्स ड्राई जोन्स जो होंगे वो भी शिफ्ट करेंगे। सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो फेमाइन, माइग्रेशन, इकोनॉमी ऑल टाइड टू द सर्कुलेशन। समझ में आई नहीं वाली बात भाई? मान लो अगर फेमाइन आ गई तो इसके कारण क्या होगा, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन तो इकोनॉमी भी तो पूरा इसी से टाइड है ना कि भाई सर्कुलेशन। मान लो यहाँ पर आज खेती ही नहीं हुई, फसल ही नहीं हुई, तो यहाँ के क्या होंगे, मजदूर दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे, तो इकोनॉमी तो पूरा का पूरा लिंक है ना। तो यू कैन नॉट से दैट कि इकोनॉमी सब्जेक्ट और ज्योग्राफी सब्जेक्ट डिफरेंट है, नहीं। ज्योग्राफी का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। तो जब आप लोगों ने अभी क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे जनरल स्टडीज़ के, मैंने डिस्कस नहीं किए हैं इस क्लास में, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि सब कुछ लिंक है। जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं कि नहीं आप लोगों को अलग अलग करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट किसी में डाल, नहीं, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। ये सब कुछ एक दूसरे से लिंक होता ही होता है भाई। कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो एक दूसरे से लिंक तो होगी ना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखो, डस्ट बोल 1930 में यूएसए में लिंक था किसके द्वारा, इससे क्या हुआ, चेंजेस इन मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज के कारण ये चीज़ हुआ डस्ट बोल। एग्जाम्पल अफ्रीकन फेमाइन आई 1970-80 में, जो साहेल ड्रॉट से लिंक था। ITCZ एनोमलीज हुई थी। ITCZ मैंने बताई थी कि टाइम के साथ साथ ऊपर और नीचे शिफ्ट होती जाती हैं। जैसे जैसे मेरा सन की पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे मेरी ITCZ शिफ्ट होती चली जाती है। मैंने कल या परसों के वीडियो में बता दिया था आप लोगों को। नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, इकोनॉमिक चेंज, शिफ्ट इन द सर्कुलेशन ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, हेडली सेल एक्सपांडिंग 1 डिग्री लैटिट्यूड पर डिकेड। एक दशक में हेडली सेल लगभग एक डिग्री लैटिट्यूड शिफ्ट हो जाता है। ये किसने बताया था, सेडेलेट ने बताया था 2008 में। सेडेलेट ने बताया था 2008 में। अब देखो ये सेल्स के बारे में बार बार आ रहा है ना, बस इनका दिमाग में रखो ये चीज़ है भाई, ठीक है। ये सेल्स को दिमाग में रखो अपने माइंड में कि भाई मुझे ये सेल्स कौन कौन से होते हैं पता चल जाएगा। सीधा सीधा अभी अब तो अपने माइंड में रखो, यहाँ होता है फेरल, हेडली, पोलर। फेरल, हेडली और पोलर। देखो आई एम सॉरी, ये हो गया आप लोगों का हेडली सेल, ये हो गया फेरल सेल, ये हो गया आप लोगों का पोलर सेल। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, ठीक है। तो हेडली सेल जो है वो एक्सपांड कर रहा है 1 डिग्री लैटिट्यूड पर डिकेड। मतलब ये पहले 0 से 30 था, तो हो सकता है वो 0 से 40 हो जाए, 31 हो जाएगा, फिर 10 साल बाद 32 हो जाएगा। दैट मीन्स मेरी जो 30 पर जो मेरा डेजर्ट हो रहे थे वो मेरे अब 31 पर डेजर्ट देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स जो मेरा ड्राई लैंड है ना वो शिफ्ट करते जा रहे हैं किधर की तरफ, पोलवर्ड की तरफ, क्योंकि पोलवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा ना ड्राई लैंड। तो वही चीज अपन लोग बता रहे हैं। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम शिफ्टिंग, अब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी शिफ्ट होगी क्योंकि ये पूरा का पूरा शिफ्ट होगा। नीचे ऊपर वाली जो हवा चल रही है ना उनको अपन लोग बोल रहे हैं जेट स्ट्रीम, समझ में आया ना। अफेक्टिंग यूरोप, यूएसए और यूएसए की विंटर्स को ये अफेक्ट कर रही है। साउथ एशियन मानसून वीक हो रहा है और रिसेंट डिकेड में IPCC 2021 की रिपोर्ट के बताए पता चला है कि साउथ एशिया का जो मानसून है ना वो वीक होता चला जा रहा है डिकेड में, अभी स्पेशल डिकेड्स के अंदर। थ्योरेटिकल एंड द कंसेप्चुअल सिग्निफिकेंस देख लो। कोर ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी मॉडल फ्रॉम हेडली सिंगल सेल मॉडल 1735 टू मॉडर्न ट्राइसेलुलर मॉडल। आज के टाइम पे क्या होता है, देखो ये हेडली का सिंगल सेल मॉडल था पहले 1735 में, आज के टाइम में मॉडर्न ट्राइसेलुलर मॉडल आ गया, इसीलिए अपन लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द डायनामिक क्लाइमेटोलॉजी एंड क्लाइमेट मॉडलिंग को, जनरल सर्कुलेशन मॉडल जिसको बोलते हैं। समझ में आई ना ये वाली बात, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। नाउ केस स्टडीज देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर अपन लोगों को यूज करके आएंगे, तो आप लोगों को +0.5 नंबर तो आप मान के चलो मिल ही जाएंगे किसी भी उसके अंदर ये केस स्टडी लिखाना। पहला हीट बैलेंस की केस स्टडी देख लो। ग्लोबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी विदाउट सर्कुलेशन, इक्वेटर वुड कीप हीटिंग एंड पोल फ्रीजिंग। सर्कुलेशन के बिना इक्वेटर जो होंगे वो हीट होते चले जाएंगे और पोल जो होंगे वो फ्रीज होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल, सरप्लस एनर्जी जो है इक्वेटर के ऊपर ट्रांसफर होती है किसके द्वारा, हेडली सेल के द्वारा, ओशन के द्वारा
और विंड के द्वारा, ये तीन चीजों के द्वारा। ऐसा नहीं बोल सकते अकेला हेडली सेल, भाई ओशन और विंड के द्वारा तीनों, जो कि बैलेंस करते हैं डेफिसिट एट दी पोल पर। क्लाइमेट चेंज जो होगा, जो डिबेट चल रही है कि जो बीकन हो रहा है पोल और इक्वेटर का टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो कि लिंक है आपका आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, मतलब आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि जो आर्कटिक इलाका है ना वो भी गर्म होता जा रहा है। सेकेंड केस जो हो जाएगा मॉनसून एंड रेनफॉल पैटर्न। इंडियन मॉनसून डायरेक्टली ड्रिवन बाय दी सीजनल आईटीसीजेड शिफ्ट प्लस क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो से। एनसो ईयर्स जो होती है जैसे एल नीनो या लानीना ईयर्स अल्टर कर रही हैं वॉकर सर्कुलेशन को। अब ये वॉकर सर्कुलेशन जब एल नीना लानीना बताऊंगा तो उस टाइम पे समझ जाना, मुझे समझ जाना कि एल नीना के टाइम पर, एल नीनो के टाइम पर हम लोगों की मानसून जो होती है वो वीक हो जाती है, मतलब हमारे यहाँ बारिश कम होगी, और ला नीना के कारण हम लोगों का बारिश जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आया ना, उल्टा होता है। नाउ ड्रॉट या फ्लड इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। समझ में आया ना ये वाली बात। नाउ डेजर्ट फॉर्मेशन, डेजर्ट फॉर्मेशन सबसाइडिंग एयर इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हेडली सेल डिसेंडिंग लिम्स। हेडली सेल के डिसेंडिंग लिम्स कहाँ पर होंगे मेरे, 30 डिग्री पर होंगे, है कि नहीं है। हेडली सेल और फेरल सेल दोनों की डिसेंडिंग लिम्स होंगे, तो यहाँ पर 30 डिग्री पर होंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ये तो ड्राई एयर आ रही है, ड्राई एयर आएगी तो दैट मीन्स वो क्या होगा, मेरा प्रेशर बेल्ट जो होंगे आप लोगों के क्रिएट करेंगे सहारा और एटाकामा और थार डेजर्ट को। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली। वैसे ठीक है, स्टॉर्म्स एंड दी साइक्लोन, पैरल सेल और पोलर फ्रंट जो हैं, पैरल सेल और पोलर फ्रंट जो हैं बर्थ प्लेस है किस चीज़ के, टेम्परेट साइक्लोन्स के। समझ में आया ना। पैरल सेल और पोलर फ्रंट मतलब इधर वाला और इधर ईस्टर्लीज वाला, वो क्या हो गया आपके बर्थ प्लेस होंगे। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी लिंक करते हैं किसके द्वारा, वार्मिंग ओशन के द्वारा। ये किसने बोला, आईपीसीसी के रिपोर्ट AR6 की रिपोर्ट के मुताबिक मिला है। समझ में आया ना ये वाली बात। मोटा मोटा सिग्निफिकेंस ये समझ लो, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने ही वाला हूँ बाद में। हेडली, फेरल और पोलर सेल मेरा नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ आएगी, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही हो जाए। समझ में आने वाली बात। नॉर्मली मैकेनिज्म क्या है, देखो मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेशन नाउ ड्रिवन बाय द थर्मल ग्रेडियंट। अब देखो थर्मल ग्रेडियंट से स्टार्ट होता है। देखो एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि क्या ये मेरे जो सेल्स हैं, जो मेरा सर्कुलेशन है, क्या मेरा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है इक्वेटर से, द आंसर इज नो। अभी तक किसी भी ज्योग्राफर या क्लाइमेटोलॉजिस्ट या किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बता पाया कि ये सर्कल स्टार्ट कहाँ से होता है। बट हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सन का जो टेम्परेचर है ना उसके कारण आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेटर से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी तक ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं ये सारे के सारे सर्कुलेशन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन अगर देखोगे तो जो भी सर्कुलेशन आप लोगों को थर्मल ग्रेडियंट के कारण ड्राइव हो रहा है उसका देखो। पहला है इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होता है, इंटेंस इंसोलेशन होता है, दैट मीन्स सोलर इनकमिंग रेडिएशन हो रहा है। इससे क्या होगा, गर्म होने पे क्या होगी, मेरी जो एयर होगी वो ऊपर उठेगी। ये क्या है, मेरा इक्वेटर है। मैं नीचे नहीं, बहुत नीचे बना दिया, आप लोगों को दिखने में दिक्कत आ रही होगी। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये मेरा क्या है, इक्वेटर है। यहाँ पर मेरा टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर अगर हाई होगा, या आप इस तरीके डायग्राम बना के ना, टेम्परेचर हाई होगा दैट मीन्स मेरे एयर जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा लो प्रेशर, है ना। यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेटर वाले इलाके में लो प्रेशर बन जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे लो प्रेशर बन गया तो अब दूसरी चीज हो गई, अब एक दूसरी चीज हो गई, पोल्स जो हैं, पोल पर क्या होगा, लो इंसोलेशन होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पोल का इलाका हो जाएगा, है ना। ये मेरा पोल का इलाका हो गया। इसको मैं ठीक करूं जरा, वेट। ये मेरा हो गया पोल का इलाका। अब जब ये पोल होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा लो इंसोलेशन हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ये कोल्ड इलाका हो गया। कोल्ड इलाका, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, मेरा डेंस एयर होगी। तो इसका मतलब डेंस एयर क्या होगी, यहाँ पर सिंक करेगी। डेंस एयर क्या होगी, यहाँ पर सिंक करेगी, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। तो मेरा यहाँ पर मेरा लो प्रेशर बन गया, यहाँ पर मेरा हाई प्रेशर बन गया। आप लोगों को मैंने क्या बता दिया था, प्रेशर जोन्स बताए थे ना। तो अब मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलूंगा, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा।
तो इस तरीके से मेरी ये चीज़ें बन जाएंगी। तो मतलब लो प्रेशर और हाई प्रेशर चीज़ किसके कारण बन रही है, वो इंसोलेशन के कारण बन रही है। समझ में आया ना, इंसोलेशन के कारण बन रही है, मतलब थर्मल ग्रेडियंट से ही ये क्या हो रहा है आप लोगों का बन रहा है, उठना और बैठना इसी से हो रहा है। समझ में आया ना। तो वार्म एयर जो होगी ना वो मूव करेगी पोलवर्ड, वार्म एयर जो होगी वो मेरी मूव करेगी पोलवर्ड एट हाई लेवल, हाई लेवल पे ही तो ऊपर ऊपर की तरफ ही तो कर रही है, रिप्लेस्ड बाय दी सरफेस इनफ्लो, और रिप्लेस की जाएगी किसके द्वारा, नीचे जो आ रही है सरफेस की तरफ वहां से इनफ्लो से होगी, मतलब उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी ना। मतलब ऊपर जो है हाई जो अपना कहां से पोल वर्ड की तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ से, नीचे से नहीं ऊपर की तरफ से, और नीचे से जो होगी वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी, कहां पर, नीचे की तरफ। तो इसको सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो मोटा मोटा मैंने बता दिया, अभी मैंने सेल्स नहीं बताया, अभी तो बस मोटा ये समझो कि पोल से आ रही है हवा, और वो सॉरी इक्वेटर से आ रही है हवा, उठ रही है, और जो पोल पे आके सिंक कर रही है। देखो ये उठ रही है, ये सिंक कर रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग लैटिट्यूड के अंदर ये सेल्स होते हैं। समझ में आने वाली बात। तो आप इस तरीके से ये बना के आ जाना। मॉडिफाइड बाय द अर्थ रोटेशन, अब क्या हो गया कि ये धीरे धीरे, अब डायरेक्ट अगर कोरिलेसिस फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, लैंड वाटर कांस्टेंट नहीं होते, टोपोग्राफी नहीं होती, तो क्या होता, वो सीधा का सीधा ऐसे ही चलती। लेकिन ये मॉडिफाई हो गई है किसके द्वारा, कोरिलेसिस फोर्स के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा, वाटर कंट्रास्ट के द्वारा, टोपोग्राफी के द्वारा, है कि नहीं है। तो और प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा। तो ये सब चीज़ें आप इस पर इफेक्ट करेंगी। ये चीज़ें अपन कल डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें। तो बस मोटा मोटा समझ जाओ कि मैकेनिज्म है, पहला है ड्रिवन बाय द थर्मल ग्रेडियंट। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट, देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अनइक्वल हीटिंग, मतलब डिफरेंशियल इंसोलेशन हो रहा है। तो इंसोलेशन की अगर मैं बात करूं, उसको बोलते हैं सोलर, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को बोलते हैं, जो कि वेरी करता है ड्यू टू द लैटिट्यूड, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने आप लोगों को हीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब बताया था, तब मैंने बताया था कि यहाँ पर जो इक्वेटर है वहाँ पर डायरेक्ट मेरी सनरे पड़ती है, और जो जैसे जैसे हो जाओगे मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसुलेशन बढ़ता चला जाएगा। दैट मीन्स एरिया में, ज़्यादा एरिया में कम जो होगी वो आप लोगों की रेडिएशन पड़ेगी। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ठंडा होगा, और जो जिस पर डायरेक्ट पड़ रही है तो वहाँ पर मेरी कम एरिया में ज़्यादा पड़ेगी, तो मतलब ये मेरा गर्म होगा। समझ में आया ना। तो वही चीज़ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये वाला डायग्राम बना के आना इस वाली चीज़ में। सीजनल टिल्ट की अगर बात करें, अब देखो मेरी जो अर्थ है वो सीजनली टिल्ट है, इसी के कारण तो ये एंगल ऑफ इंसुलेशन हो रहा है। और लैंड वाटर कंट्रास्ट के कारण, भाई लैंड का वाटर भी तो अलग अलग जगह पर है, तो इस चीज़ पर क्या पड़ रहा है, मेरा इफेक्ट पड़ रहा है। इसीलिए तो अनइक्वल हीटिंग हो रही है, एक ही जगह पर हीटिंग नहीं हो रही है। चाहो तो भाई इसी जगह पर मान लो, एक अपना इसी जगह पर मान लो एक लैटिट्यूड है, मान लो मेरा 10 से 20 डिग्री का लैटिट्यूड है मान लो इस इलाके में। अब क्या मेरा इस पूरे इलाके में ये चीज़ एक जैसी होगी, नहीं। द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि एक तो मेरा ये टिल्ट है, ठीक है, ऊपर से लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, कि यहाँ पर थोड़ा सा लैंड है, यहाँ पर ज़्यादा हुआ, यहाँ पर कम हुआ, तो यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस वही चीज़ हो गई। तो इस तरीके का भी आप बना के सकते हो डायग्राम। नाउ दिस क्रिएट हीट सरप्लस इन द ट्रॉपिक्स 0 to 30 डिग्री एंड हीट डेफिसिट इन द हायर लैटिट्यूड, मतलब 40 डिग्री के आसपास। समझ में आया ना। स्टार्टिंग 0 से 30 डिग्री पर सरप्लस रखेगा, और डेफिसिट होगा कहाँ पर, हायर लैटिट्यूड में लगभग 40 डिग्री, 40 मतलब 60 ही मान लो नॉर्मली, 0 से 30 और फिर 40 पर, इस तरीके से। तो अलग अलग बन रहे हैं ना। तो अर्थ सिस्टम जो है ना वो ट्राई करती है बैलेंस करने में थ्रू सर्कुलेशन ऑफ एयर प्लस ओशन करंट के। थिंकर देख लो, हान ने डिस्क्राइब किया एटमोस्फियर एज द जाइंट हीट इंजन वर्किंग टू द रीडिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी। ठीक है, हान ने डिस्क्राइब किया एटमोस्फियर एज अ जाइंट हीट इंजन, जो कि वर्क कर रहा है रीडिस्ट्रीब्यूट करने में एनर्जी को। समझ में आने वाली बात, ये चीज़ दिमाग में रखो अभी तो हान का, तो ठीक है, ये बार बार आ रहा है ये चीज़ है। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट, सेकेंड इज, पहले तो क्या हुआ आप लोगों का अनइक्वल हीटिंग हो गई पहले, किसके किसके कारण, भाई देखो नॉर्मली अल्टीट्यूड के कारण, सीजनल टिल्ट के कारण, लैटिट्यूड के कारण, लैंड वाटर के कारण, अल्टीट्यूड के कारण भी होता है, दिमाग में रखना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट होगा, अब क्या बनेगा आप लोगों के प्रेशर बेल्ट्स बनेंगे। तो थर्मल और डायनेमिक कंट्रोल के कारण प्रेशर बेल्ट बन गए, मतलब इक्वेटोरियल रीजन पर इंटेंस हीटिंग होगी, मतलब तो फिर क्या बनेगा आपका लो प्रेशर जोन, मतलब ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है ना, ऊपर उठ रहा है ना, तो इसका मतलब कन्वर्जेंस हो रहा है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन रहा है यहाँ पर।
नेक्स्ट, पोलर रीजन के अंदर एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो हाई प्रेशर जोन बनेगा। मिड लैटिट्यूड के अंदर, क्योंकि मिड लैटिट्यूड है तो यहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, तो डायनामिक हाई या लो बेल्ट होते हैं, डायनामिक हाई या लो बेल्ट होते हैं यहाँ पर, यानी और फॉर्म्ड बाय दी सर्कुलेशन इंटरेक्शन। अब सर्कुलेशन का इंटरेक्शन होगा, इसीलिए ये चीज बन रही है। भाई एक बात बताओ, सर्कुलेट यहाँ पे मेरा एक सेल बन रहा है, यहाँ पर मेरा एक सेल बन रहा है, दैट मीन ये भी तो पूरा ऑटोमेटिक एक सर्कुलेशन बन जाएगा ना, तो वही हो गया। एग्जाम्पल, सब ट्रॉपिकल हाई एट 30 डिग्री सपोर्ट करता है डेजर्ट फॉर्मेशन को, सहारा और एटाकामा को। डायग्राम बना के आ सकते हो डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट का। देखो ये मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को दिखाया था, इधर का नहीं बनाना, ये पूरा का पूरा अपन उसमें जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। देखो हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल जो बन गया, ये आप लोगों के प्रेशर बेल्ट बन गए, हाई प्रेशर लो प्रेशर वाले, हाई प्रेशर पोलर स्टडीज, लो प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर, फिर सब पोलर हाई प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये इस तरीके के बेल्ट बन गए। समझ में नहीं वाली बात, इस तरीके बनाया ना। फोर्स गवर्निंग एयर मोशन, फोर्स गवर्निंग एयर मोशन। अब देखो, अब एयर वो तो बन गए, आपके प्रेशर बेल्ट बन गए, आप लोगों के इंसोलेशन के कारण हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अनइवन हो गया। अब क्या करेगा, एयर मूव करेगा, तो कौन कुछ फोर्सेस होंगे, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्या होगा, एक होगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, नॉर्मली सेम प्रेशर की लाइन होती है एक अर्थ को, जैसे मैंने आप लोगों को आइसोथर्म बताया था ना, ऐसे ही आप लोगों का सेम प्रेशर की एक लाइन होती है नॉर्मली, तो वो क्या बन गया आप लोगों का, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। मतलब वही चीज है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेगी, ये एयर को पुश करेगा, एयर को पुश करेगा। ये चीज अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, समझ में आया ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो पुश करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर को। कोरियोलिस फोर्स को मैंने बता दिया था कि ये ड्यू टू द अर्थ रोटेशन होता है, जो कि डिफ्लेक्ट करता है विंड को राइट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, स्लो करता है विंड को नियर सरफेस पर और मॉडिफाई करता है डायरेक्शन को। ऑब्वियस ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो कॉज होता है, कॉजेज विंड टू स्पाइरल इनटू द लोज। मतलब आप लोगों का सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण तो ये जो विंड जो होती है ना, वो जो ऐसे जा रही होती है, वो ऐसे ना जाके क्या हो जाएगा, जब मैंने कोरियोलिस फोर्स बताया था उस टाइम पे बताया था, ये ऑटोमेटिक ये क्या हो जाती है, ये स्पाइरल कर जाती है। फॉर एग्जांपल साइक्लोन, या फिर आउट ऑफ हाई एंटी साइक्लोन बन जाते हैं। या तो नीचे क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला इलाके पर अगर स्पाइरल करेगी तो उसको मैं बोलूंगा साइक्लोन्स, ऊपर वाले पर करेगी, ऊपर जाके अगर करेगी उसको बोलूंगा मैं एंटी साइक्लोन। समझ में आया ना ये वाली बात। अब ये एंटी साइक्लोन का ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसीलिए ये चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। एग्जाम्पल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स प्लस कोरियोलिस फोर्स, ये एक्सप्लेन करता है ट्रेड विंड को। फ्रिक्शन एक्सप्लेन करता है कि क्यों सरफेस जो है, सरफेस मानसून विंड जो है वो बेंड कर जाती हैं अपने उसमें। मैं मानसून पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को और जाना ये चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, वर्टिकल मोशन। फिर क्या होगा, अभी तो क्या हुआ, ये हम लोगों का क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ है, अब वर्टिकल मोशन होगा। वर्टिकल मोशन मतलब कन्वेक्शन होगा और सब्सिडेंस होगा, कन्वेक्शन होगा और सब्सिडेंस होगा। अब देखो इक्वेटर के ऊपर क्या हुआ, इंटेंस हीटिंग हुई, इसके कारण क्या होगा, कन्वेंशनल अपलिफ्ट हुआ। तो देखो ये मेरा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया, तो मेरा क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, किसके कारण, कन्वेक्शनल अपलिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होंगे, क्लाउड फॉर्म होंगे, रेनफॉल होगा। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, इक्वेटर के इलाके में ही होती है भाई, समझ में आया ना। नाउ ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स की अगर बात करूं, सब ट्रॉपिक मतलब इधर का इलाका, तो यहाँ पर मतलब 30 के आसपास, तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग एयर है, सब्सिडेंस होगा। दैट मीन्स ये वाली जो इलाके में यहाँ पर क्या होगी, ये डिसेंडिंग हो जाएगी एयर, ठीक है। सब ट्रॉपिक वाला इलाका है ना, तो डिसेंडिंग हो गई, तो यहाँ पर फिर ऊपर उठेगी, फिर यहाँ पर डिसेंड हो जाएगी पोल पर 60 डिग्री, ये 30 है, ये 60 डिग्री है, समझ में आया ना। 60 पे उठेगी, ये हो जाएगी, तो वही वाली बात चल रही है। तो जहाँ पर डिसेंडिंग एयर होगी वहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ड्राई कंडीशन होगी, डेजर्ट बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। पोल्स पर क्या हो जाएगा, कोल्ड डेंस एयर जो होगी वो डिसेंड होगी और री करेगी पोलर हाई को, तो री करेगी पोलर हाई को। इस तरीके का डायग्राम आप बनाकर आ जाना। समझ में आई नहीं वाली बात, आई नहीं वाली बात समझ में। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्कुलेशन सेल। अब देखो अब क्या हुआ, देखो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल भी हो गया, वर्टिकल भी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, पूरा सेल बनेगा, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी। जैसे कॉम्बिनेशन कर दो किस चीज का, हीटिंग का, प्रेशर का और फोर्सेस जो जनरेट हो रही हैं, जो जनरेट करेंगी
3 सर्कुलेशन सेल को पर हेमिस्फीयर, हर हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। पहला जो सेल होगा वो होगा मेरा हेडली सेल। कौन सा होगा? हेडली सेल। तो देखो नॉर्मली आप इस तरीके से बना देना, ये हो गया मेरा 0, 30, 60 और 90। तो 0 से लेके 30 तक मेरा क्या बनेगा? हेडली सेल बनेगा। तो इस तरीके से मेरा बना देना, ये बन गया मेरा हेडली सेल। फिर मेरा बनेगा, अब ये देखो इधर आया तो अब ये ऐसे बनेगा नॉर्मली, है कि नहीं है? ये मेरा बनेगा पैरेलल सेल। फिर यहाँ से मेरा उठा, ये मेरा डिसेंड हुआ, फिर यहाँ से मेरा उठा, ये मेरा डिसेंड हुआ, तो ये मेरा क्या बनेगा? पोलर सेल। तो यहाँ वहाँ पर आप इस तरीके से मोटा मोटा बना के आ जाना। मोटा मोटा आपको समझ में आ गई ये चीज़ें, जब मैं इसमें बताऊंगा तो और ज़्यादा इसको डिटेल में बता दूंगा। तो इक्वेटर से ITCZ, इक्वेटर ITCZ से ट्रेड विंड, है कि नहीं? हेडली सेल क्या होगा? ट्रेड विंड यहाँ से चलेगी इस तरीके से। पैरेलल सेल में वेस्टर्लीज जो होती है वो डोमिनेट करती है, तो यहाँ पर क्या होगा? वेस्टर्लीज हो गई। पोलर सेल में कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज होंगी, तो ये ईस्टर्लीज हो गई, ये ईस्टर्लीज हो गई, ये वेस्टर्लीज हो गई, वही चीज़ है। अब इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो नेक्स्ट में बताऊंगा, मोटा मोटा समझ जाओगे। दीज सेल्स टुगेदर बैलेंस करते हैं हीट को ग्लोबली। ये 3 सेल जो है ना वो पूरा का पूरा हीट को ग्लोबली बैलेंस कर लेते हैं। थिंकर में देखोगे विलियम फेरल एम्फसाइज करते हैं मिड लैटिट्यूड सर्कुलेशन इंपोर्टेंस इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ये क्या करेगा? लैटिट्यूड सर्कुलेशन को इंपोर्टेंस को वो करेगा। नाउ सीजनल माइग्रेशन एंड दी ITCZ शिफ्ट। सीजनल माइग्रेशन एंड दी ITCZ शिफ्ट। ITCZ माइग्रेट्स विद द सन एपरेंट मूवमेंट। ITCZ जो होगा ना वो माइग्रेट होगा किसके साथ? सन के एपरेंट मूवमेंट के साथ, जिससे आप लोगों का मानसून सिस्टम बनेगा। एग्जाम्पल, साउथ वेस्ट मानसून जो है ना इंडिया का, वो नॉर्थवर्ड ITCZ शिफ्ट होता है जून में और जुलाई में, है कि नहीं है? समझ में आया ना ये वाली बात? इसीलिए आता है दिस सीजनल माइग्रेशन, ये कीप्स सर्कुलेशन डायनेमिक्स नॉट स्टैटिक। तो मतलब ये डायनेमिक ही रहता है, सर्कुलेशन स्टैटिक नहीं रखता। अगर ITCZ नहीं होगा तो हमारे यहाँ मानसूनल चीज नहीं होने वाली। समझ में आया ना? जब मानसून बताऊंगा तो और चीज आप लोगों को समझ में आएगी। रोल ऑफ ओशन एंड दी टेली कनेक्शन। ओशन और टेली कनेक्शन का रोल क्या है अपना? विंड ड्राइव सरफेस करंट। विंड जो है वो आप लोगों का सरफेस करंट को ड्राइव करेगी। जैसे ट्रेड विंड जो है वो वॉकर सर्कुलेशन करेगा, मतलब एनसो, जिससे क्या होगा? एनसो फिनोमेना आएगा, मतलब एल नीनो नानीना साउथ ऑसिलेशन। एल नीनो साउथ ऑसिलेशन बोलता हूँ शॉर्ट में। एग्जाम्पल, वीकनिंग ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होगी ना, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जैसे वीक होगी तो मेरा क्या होगा? एल नीनो फिनोमेना आएगा, जिससे आप लोगों के इंडिया के अंदर ड्रॉट्स आ सकती हैं और फ्लड जो होंगी वो पेरू में आ जाएगी। अब जब मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा जब मैं आप लोगों को मॉनसून बताऊंगा। समझ में आया ना? ये बस आप लोग ये समझ लो कि हम लोगों को जो आगे पढ़ने वाले हैं ना उसका ये इंडेक्स हो गया। समझ में आने वाली बात? हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ हम लोग आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ें छोटी छोटी सी लिख दी है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओशन एक्ट एज द हीट रिजर्वायर। ओशन जो है ना वो बिल्कुल हीट रिजर्वायर की तरह वर्क करता है और रीइंफोर्स करता है एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट को। समझ में आए ना? नाउ कंटेम्प्रेरी चेंज की अगर बात करें, कंटेम्प्रेरी चेंज की मैं बात करूं तो क्लाइमेट चेंज डायमेंशन, एक्सपांशन ऑफ द हार्डली सेल्स पोलवर्ड, एक्सपांशन ऑफ द हेडली सेल पोलवर्ड 1 डिग्री पर डिकेड। मतलब वही वाली बात जो मैं बता रहा था कि हेडली सेल जो है ना वो पोलवर्ड शिफ्ट हो रहा है 1 डिग्री पर डिकेड पर। सबट्रॉपिक एरिड जोन शिफ्टिंग, सब ट्रॉपिक एरिड जोन जो हो रहा है वो शिफ्ट हो रहा है। अब एक बार बताओ, बार बार अगर मैं 10-10 जगह ये लाइन लिखूंगा तो आपको याद नहीं होगी एक बार ये लाइन, और जब ये लाइन याद हो गई तो आप कहीं भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। चाहे आप ग्लोबल वार्मिंग वाले टॉपिक में यूज़ कर देना, कहीं भी इस चीज़ को लिख सकते हो ना, ये वाला पॉइंट। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई कि हेडली सेल जो है ना वो पोलवर्ड शिफ्ट हो रहा है लगभग 1 डिग्री पर डिकेड पे, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वॉलर सर्कुलेशन वीकनिंग, तो वॉलर सर्कुलेशन जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ वॉलर सर्कुलेशन है वो वीक हो रहा है, जो कि लिंक हो रहा है किसके साथ? एनसो वेरिएबिलिटी के साथ। मेल्टिंग आर्कटिक रिड्यूसेस पोलर इक्वेटोरियल ग्रेडियंट, तो जो आर्कटिक जो है ना आर्कटिक रीजन जो है वो मेल्ट हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है आपका पोलर इक्वेटोरियल ग्रेडियंट जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, जिससे आप लोगों की जेट स्ट्रीम जो है ना वो वीक हो रही है। अब मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग अगर जेट स्ट्रीम समझ रहे हैं ना तो सिंपल कुछ नहीं है, ये भी हॉरिजॉन्टल विंड सिस्टम है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में। कहाँ पर? अपर एटमॉस्फेयर में, मतलब ट्रोपोस्फेयर ही बोलूंगा मैं। अपर
एल्टीट्यूड पर बोल दो, हायर एल्टीट्यूड बोल दो मैं इसको, ठीक है, इतना बड़ा लाइन ट्रोपोस्फियर ना बोल के मैं सीधा इसको हायर एल्टीट्यूड बोल दूंगा। समझ में आने वाली बात, मतलब नीचे अगर मेरी ट्रेड विंड चल रही है, मतलब नीचे मेरी ट्रेड विंड चल रही है जो कि मेरी ईस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, जो उल्टा हो गया ना, ये ऊपर उठा, ऊपर से इधर जा रहा है क्योंकि सर्कुलेशन चल रहा है, तो ये वाला इलाका कि मेरा क्या हो जाएगा, ये ईस्टर्लीज है, तो दैट मीन्स ये मेरी हो जाएगी वेस्टर्लीज, है कि नहीं, क्योंकि ये ईस्टर्लीज मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, तो ये वेस्ट की ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब मैं इसको बोल दूंगा वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम। क्या बोलूंगा, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये भी जेट स्ट्रीम में मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताने वाला, बस मोटा मोटा समझा रहा हूँ, कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि भाई ये तो वैसे ही निकाल दिया, जेट स्ट्रीम होता क्या, हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा, बस माइंड में ये डालो कि जेट स्ट्रीम जो है ना वो अपर एटमोस्फियर की हॉरिजॉन्टल एयर को अपन लोग बोल रहे हैं। समझ में आने वाली बात, तो फ्लो चार्ट आप डायरेक्ट बना के आ सकते हो, मैंने पूरा का पूरा मैकेनिज्म बताया, पूरे मैकेनिज्म का फ्लो चार्ट वैसे बन जाएगा। सबसे पहले इंसोलेशन हुआ, फिर आपका अनइक्वल हीटिंग हुई, फिर प्रेशर डिफरेंसेस आए, प्रेशर डिफरेंसेस से आप लोगों की विंड बनी, फिर ये देखो 1 2 याद रखना 3 4th स्टेप ये है, फिर विंड सिस्टम हुआ, फिर उसने क्या किया, मॉडिफाई किया, फोर्स मॉडिफाई हुआ फोर्सेस के द्वारा, फिर फिफ्थ हुआ ग्लोबल सर्कुलेशन, फिर फिफ्थ हुआ ग्लोबल सर्कुलेशन। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन द क्लाइमेट, देखो पूरा का पूरा बता दिया, अब क्लाइमेट के अंदर और देख लो और आप लोगों का ये वाला लेक्चर फिनिश, ठीक है। तो नॉर्मली एग्जाम के अंदर तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि सिग्निफिकेंस लिखो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का क्लाइमेट के अंदर, ठीक है, तो बताओ, तो सीधा सीधा पहले तो इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है ना वो लार्ज स्केल मूवमेंट है एयर का, कहाँ पर, ट्रोपोस्फियर में, याद रखना ये चीज लिखना है आप लोगों को, लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द एयर इन द ट्रोपोस्फियर, क्योंकि मैंने बताया था ट्रोपोस्फियर के ऊपर ये जो अपना क्लाइमेटिक फिनोमिना होता है ना वो बहुत कम होता है, 99% जो क्लाइमेटिक चीजें होती है ना वो आप लोगों के ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होती है। इसीलिए मैं जो अभी इससे पहले बता रहा था कि जो जेट स्ट्रीम होता है ना वो आप लोगों का ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है, इसीलिए मैं उसको पूरी तरीके से ट्रोपोस्फियर क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि वो उन दोनों को बॉर्डर्स पर बनता है, ठीक है। इज द, अब ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इंजन है ग्लोबल क्लाइमेटिक सिस्टम का। ये क्या है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करता है हीट, मॉइस्चर और मोमेंटम को, किसके बीच में, ट्रॉपिक्स और पोल के बीच में, दस इंश्योर करता है थर्मल बैलेंस ऑफ द अर्थ को। विदाउट सर्कुलेशन इक्वेटोरियल रीजन जो होगा ना वो क्या करेगा, वो बिल्कुल बन जाएगा अनबियरेबल हॉट, वाइल पोलर रीजन जो होंगे अनबियरेबल कोल्ड बन जाएंगे। समझ में आई नहीं वाली बात। नाउ हीट बैलेंस और एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, हीट बैलेंस और एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, पहला पहला है ना अपना सिग्निफिकेंस, हीट बैलेंस और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब मेरिडोनियल हीट ट्रांसफर, मेरिडोनियल हीट ट्रांसफर होता है, इसीलिए तो बोलते हैं अपन उसको मेरिडोनियल सर्कुलर मॉडल, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल हीट ट्रांसफर, मतलब मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटोरियल सरप्लस एनर्जी जो होगी वो ट्रांसफर होगी पोलवर्ड, किसके द्वारा, सर्कुलेशन सेल के द्वारा, कौन कौन से, हेडली, पैरल और पोलर सेल के द्वारा, जो प्रिवेंट करेगा एक्सट्रीम कंट्रास्ट को, जो कि मेक्स द अर्थ हैबिटेबल। इससे क्या होगा, आप लोगों का अर्थ रहने लायक बन जाती है, एक्सट्रीम्स नहीं आएगी ना, मान लो पोल की तरफ बहुत एक्सट्रीम ठंडा हो जाएगा और अपना जो अपना ट्रॉपिक्स है उधर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा, तो आप कैसे रह पाओगे। एग्जाम्पल, गल्फ स्ट्रीम वेस्टर्लीज कैरी हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू यूरोप, माइल्ड विंटर्स इन द वेस्ट यूरोप। थिंकर्स देखो, सीसी वालेन सर्कुलेशन एज द हीट इंजन ऑफ द एटमोस्फियर, है कि नहीं। नाउ सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ द मेजर प्रेशर बेल्ट एंड द विंड, फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड, सर्कुलेशन एक्सप्लेन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द ITCZ, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। क्या, सर्कुलेशन एक्सप्लेन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द ITCZ, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो को और पोलर हाई को। ये जो है जनरेट करेगा ट्रेड विंड को, वेस्टर्लीज को, पोलर ईस्टर्लीज को। समझ में आया ना। मेजर कंट्रोल करेगा वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन को, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट रेट शेप करेगा आपका ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को। रोल ऑफ मानसून सिस्टम में भी इसका रोल होता है। मानसून जो होता है ना, सीजनल रिवर्सल ऑफ द सर्कुलेशन, ये किसके कारण होता है, डिफरेंशियल हीटिंग के कारण होता है, लैंड और सी के। सर्कुलेशन सिग्निफिकेंस क्रिएट करता है वेट ड्राई सीजनल क्लाइमेट फॉर द 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को। एग्जाम्पल, इंडियन साउथ वेस्ट मानसून ड्रिवन बाय द क्रॉस इक्वेटोरियल ट्रेड विंड,
करंट लिंकेज क्या हो जाएगा, एनसो इवेंट डिस्टर्ब करेंगे नॉर्मल मानसून सर्कुलेशन को, जिससे आप लोगों के इंडिया के अंदर क्या होगा, ड्रॉट्स आ रही हैं। समझ में आया ना ये वाली बात, वही एल नीनो नानीना वाला फिनोमेना चल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, याद रखना शॉर्टकट में एनसो बोल रहे हैं इस चीज को, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन दी ओशियन करंट, ओशन करंट के उधर भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। एटमॉस्फेयर जो हो गया ना, ओशन ऑक्यूपाइंग होता है, तो ट्रेड विंड जो होती है ना वो ड्राइव करेंगे इक्वेटोरियल करंट को, वेस्टर्ली ड्राइव करेंगे मिड लैटिट्यूड करंट को, दोनों साथ मिलके विंड और करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी हीट को, रेगुलेट करेंगी कोस्टल क्लाइमेट को। एग्जांपल पेरू करंट, कोल्ड ड्राइमेट क्लाइमेट एटाकामा डेजर्ट पे, कुरोसियो करंट ह्यूमिड ईस्ट एशिया वाली बात हो गई। नाउ साइक्लोन और एंटी साइक्लोन जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, जैसे कीवर्ड देख लो डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें, सर्कुलेशन लीड्स टू द कन्वर्जेंस लो एंड द डाइवर्जेंस हाई बेसिस ऑफ द साइक्लोन एंटी साइक्लोन। एग्जांपल ट्रॉपिकल साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, हीट प्लस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स प्लस कोरियोलिस वैलेंस, ये सब चीज़ें क्या होगी आप लोगों को कंट्रोल करेगी, रेनफॉल, स्टॉर्म सर्ज, डिजास्टर, ये सब चीज़ें आप लोगों को किस कारण हो रही है, सब कुछ सर्कुलेशन के कारण हो रहा है, पूरा क्लाइमेट अच्छे पर हो रहा है ना। बायोस्फीयर एंड ह्यूमन लाइफ, देखो सर्कुलेशन डिफाइन करता है किसको, एग्रो क्लाइमेटिक जोन को, जैसे वीट जो है टेम्परेट वेस्टर्लीज में बेल्ट में होता है, राइस जो होता है वो मानसून एशिया में होता है, ये कंट्रोल करता है आपके इकोसिस्टम को, ठीक है। नाउ जब हम बायोलॉजी बायोस्फीयर वगैरह पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ एनवायरमेंट वाले पोर्शन के ये चीज़ें और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्सेस सवाना वर्सेस डेजर्ट वाली बात हो गई। एग्जांपल अफ्रीकन साहेल रेनफॉल ट्राई टू ITCZ माइग्रेशन। ग्लोबल टेलीकनेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो टेलीकनेक्शन जैसे लिंक करेगा बिटवीन डिस्टेंट रीजन थ्रू द सर्कुलेशन एनोमलीज, एनसो NaOH और नॉर्थ अटलांटिक ओशिलेशन बोलते हैं ना उसको, और इंडियन ओशन डाइपोल। ये फिनोमेना मैं कब बताऊंगा, मानसून के टाइम पे बताऊंगा। मैं आप लोगों को इसलिए बताता जा रहा हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं छुड़वा दिया, वैसे ही नहीं, ये सब फिनोमेना आएंगे। और एग्जाम के अंदर जब लिखना है तो इसी तरीके से पॉइंट लिखोगे, तो दैट मीन्स वो ये थोड़ी पूछेगा कि मेरे को एक्सप्लेन करो, भाई जितना है 10 नंबर का 20 नंबर का जितने का पूछोगे उतने तो अपन लोग करेंगे। ऑल वर्क वाया सर्कुलेशन चेंजेस। एग्जाम्पल एल नीनो वीकन्स वॉकर सर्कुलेशन, ड्रॉट इन इंडिया, फ्लड इन पेरू। एल नीनो जो होता है ना वो आप लोगों का वॉकर सर्कुलेशन को वीक करता है, और ड्रॉट इन एरिया आता है, इंडिया आता है, और पेरू के अंदर फ्लड्स आते हैं। वही चीज़ बार बार रिपीट में कर रहा हूँ, बस एक जगह पर आप लोगों ने लाके इसको रख दिया, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, बार बार ये रिवाइज करोगे डायरेक्ट आप क्वेश्चन के अंदर लिख के आ पाओगे। क्लाइमेट मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग, लास्ट इज क्लाइमेट मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग। सर्कुलेशन अंडरस्टैंडिंग बेसिस ऑफ द जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स, हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने मानसून को, साइक्लोन को, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को। थिंकर कौन से हैं भाई, नाम याद रखना तो रखो, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो। बेंजेंस मॉडल ऑफ एनसो सर्कुलेशन, जब कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं वो बताऊंगा एल नीनो नानीना तो उस टाइम पे और अच्छा मॉडल बता दूंगा, ठीक है। और जिस लोगों को याद रखना है जो साइंस से बिल्कुल दूर भागते हैं, तो भाई आर्ट्स वाले हैं वो आप आराम से याद कर सकते हैं इस चीज़ को, समझ में आने वाली बात। अब इस पूरे को अपन कंक्लूड कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है। देखो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो होता है ना वो केवल मोशन ऑफ विंड से रिलेटेड नहीं है, बट कोर मैकेनिज्म है जो कि लिंक करता है सोलर एनर्जी को, कहाँ पर, अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम पे। कई भी बात कर रहे हैं ना, कोई बोलेगा अरे ये तो मोशन ऑफ विंड हो गया, नहीं, ये पूरा मैकेनिज्म है जो लिंक करता है सोलर एनर्जी को अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम पर। कहाँ से, मॉनसून से डिजर्ट की तरफ, फ्रॉम ओशन करंट से साइक्लोन की तरफ। ये गवर्न करता है ग्लोबल क्लाइमेट और वेरिएबिलिटी को और डिस्ट्रप्शन को। एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जो फार रीचिंग इम्पैक्ट हो रहा है अक्रॉस दी प्लेनेट। अब देखो पूरे के पूरे इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया, इसके ऊपर क्लाइमेट के ऊपर जो बताया ना, उसके अंदर अपन लोग डायग्राम्स कौन कौन से बना के आएंगे। मैंने कहा लिस्ट बना दी है, क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि यार लिस्ट बता। सबसे पहले तो आप लोग ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन वाला बना देना, प्रेशर बेल्ट वाला, मतलब दोनों को मिला के पूरा बन जाएगा उसी के अंदर जो मैंने बनाया हुआ। देखो ये वाला डायग्राम आ गया, वेट, ये डायग्राम बना के आना है आप लोगों को। एक सेकेंड, ये डायग्राम बना के आना है अपने क्लाइमेटिक जोन का। जब आप लोगों को क्लाइमेटिक जोन आ जाएंगे तो और अच्छे तरीके से बना लोगे। और एक ये डायग्राम बना के आना है ट्राइसेलुलर मॉडल का। चाहो तो एक पर ही दोनों बना देना, तो आप लोगों को टाइम बच जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये बना देना, ठीक है। और ये जो है आप लोगों का क्या है, एल नीनो नानीना फिनोमेना है। तो नेचुरल कंडीशन जो हो गई वो हो गई। अब ये मैंने केवल इसलिए बताया, ये रफली बता दिया है,
जब मैं एल नीनो ला नीनो बताऊँ ना, तो प्लीज़ एक काम याद करना, अपने नोट्स में जो आप बना रहे हो अभी हाथों से, नोट्स में इसकी जगह छोड़ देना, ठीक है। नॉर्मली आप इसकी जगह छोड़ देना। जब मैं मॉनसून के टाइम पर ये वाले फिनोमेना बताऊंगा तो वहां पर नॉर्मल डायग्राम बना देंगे, वही सेम डायग्राम आप यहाँ पर बना देना। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली, ठीक है। चलो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। होमवर्क ये है कि आप लोगों को खुद से डायग्राम अपने हाथों से बनाने हैं, फ्लो चार्ट बनाने हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जितना भी हो सकता है। मैंने जितने बनाने थे आप अपने हाथों से बनाए, वो अपने हाथों से बनाओगे तो और अच्छा लगेगा। नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ठीक है, PYQ से रिलेटेड नहीं है और कहीं से उठाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ये ट्राई करो कि मैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन लिखूँ। ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 4 पेजेस होते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू मेक एटलीस्ट 3 डायग्राम, 1 फ्लो चार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। समझ में आई नई वाली बात, आ गई नई वाली बात। चलो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेरा होगा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पार्ट 2, जिसके अंदर मैं बात करूंगा फिजिकल कंट्रोल ऑफ द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और फोर्सेस गवर्निंग सर्कुलेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्राइसेलुलर मॉडल की। समझ में आई नई वाली बात नॉर्मली। अब जिन लोगों को लगता है कि मैंने 1% भी आप लोगों को हेल्प की है या फिर मेरे नोट से हेल्प मिली है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई नीड ग्रोथ फॉर द मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।